हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है TRE 3 से संबंधित क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री का लेक्चर 1, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, विश्व इतिहास। हम पहले क्या पढ़े? क्लास 6 में प्राचीन भारत, क्लास 7 में मध्यकालीन भारत, क्लास 8 में आधुनिक भारत। अब पढ़ेंगे विश्व इतिहास, जिसका क्लास 9th में है और लेक्चर 1 है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, समय अभाव के कारण हम लाइव नहीं आ पाते हैं जल्दी, लेकिन जो ही टाइम मिलता है आप लोग के लिए हम अवेलेबल हो जाते हैं। उम्मीद है कि सब लोग जुड़ेंगे और क्लास का टेस्ट देके सेल्फ अपना असेसमेंट करेंगे। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं सेशन। गुड इवनिंग अंकित जी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। आप लोग आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर सेशन करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं, लाइव आए हैं, सब लोग क्या करना है कि शेयर कर देना है या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। गुड इवनिंग अंकित, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18वीं सदी में मार्कर काम नहीं कर रहा रवि जी। चलिए पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा लुईस 16वां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुईस 16वां के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को आम दुश्मन जर्मनी से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। कह क्या रहा है कि लुईस 16वां जो था वो क्या किया? फ्रांस ने 13 अमेरिकी जो अमेरिकी उपनिवेश था उसको आम दुश्मन समझता था और जर्मनी से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद किया। और लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय साधन को खत्म कर दिया, जिससे करों में वृद्धि हुई। ये जो है 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस में जो घटनाक्रम घटा, उसी के बारे में ये कह रहा है कि क्या क्या हुआ था, वही बताया गया। आप लोग आराम से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। एक बार इसको पढ़िए, आंसर कीजिए पहले। आंसर कीजिए इसका। चलिए यहां तक तो सही है,
लेकिन जर्मनी से नहीं स्वतंत्रता हासिल करना था, इनको किससे करना था? ब्रिटेन से अपना स्वतंत्रता हासिल करना था। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला गलत हो गया। तो अब देखिए दूसरा क्या है कि लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को खत्म कर दिया, जिससे क्या हुआ कि टैक्स में वृद्धि हो गया। कहां पर? फ्रांस में। तो उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर कि कौन सा सही है। तो अब आप समझ गए होइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला तो गलत हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल दो सही है, बाकी पहला जो है वो गलत है। देखिए ना कौन कौन लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस का समाज कैसा था उसी के बारे में विवरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा समाज सही था। इसको बताना है। भारत की तरह जो जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित था, फ्रांस भी 4 विभिन्न समूहों में विभाजित था, जिन्हें संपदा कहा जाता था। केवल चौथी संपत्ति के सदस्य ही कर अदा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक, एक और दो, दोनों, और केवल दो, तथा इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि जिस भारत में जिस तरह से जाति व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा हो गया था, उसी तरह से फ्रांस में भी अलग अलग समूह में 4 अलग समूह में बांटा हुआ था समाज, जिसे संपदा कहा जाता था। और केवल चौथी संपदा मतलब 4 नंबर के जो लोग थे वही उन्हीं के सदस्य टैक्स देते थे। पहला, दूसरा और तीसरा के लोग सदस्य जो थे वो टैक्स नहीं पे करते थे। यही पूछ रहा है, आपको सही बताना है इसका आंसर। अब जो देख कह रहा है कि ये जो संपदा है ना, ये संपदा जो था, ये संपदा मध्यकाल में, ये कब? ये मध्यकाल में सामंती व्यवस्था के रूप में माना जाता था। लेकिन फ्रांस में जो था ना, 4 समाज नहीं था, वो 3 भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में? तो 3 भाग में बटा हुआ था। तो आप बताइए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि चौथी संपत्ति के नहीं, ये तीसरी संपत्ति के जो सदस्य थे वही सिर्फ टैक्स देते थे। तीसरी संपदा के जो सदस्य थे, पादरी और कुलीन को छोड़ के, पादरी पहला, दूसरा कुलीन, उसके बाद जो तीसरे नंबर के लोग आते थे वही टैक्स देते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। जागीरों का समाज मध्य युग में, मध्यकाल में प्रचलित सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। इसके संदर्भ में फ्रांस में सामंती व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लगभग 90% आबादी तीसरी संपत्ति के अंतर्गत आती थी, जिसमें किसान, भूमिहीन, मजदूर और कामगार शामिल थे। केवल तीसरी संपत्ति के सदस्य को कर भुगतान करना पड़ता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से सब लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं सब लोग जुड़ जाइए और इसका आंसर कीजिए जल्दी से। कह रहा है जागीरों का समाज मध्य युग में जो प्रचलित था सामंती व्यवस्था में, कहां पर? तो फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। तो आपको क्या बताना है
कि लगभग 90% आबादी जो था तीसरी संपदा के अंतर्गत आता था। उसमें किसान, मजदूर, जो भी लोग थे, भूमिहीन, कामगार लोग आते थे, और केवल तीसरी संपदा के लोग ही क्या करते थे, टैक्स देते थे। उसके बाद बोल रहा है कि एक और दो दोनों सही है, या एक सही है, या दो सही है, या कोई नहीं सही है, बताइए जल्दी से। ये फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था था उसके बारे में पूछ रहा है। आप लोग आंसर कीजिए, इसका दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संपदा का समाज मध्य युग में की सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? संपदा कुलीनता, संपदा पादरियों के लिए, संपदा बड़े व्यापारी और किसान। निम्नलिखित में से सही कौन हो जाएगा, बताइए जल्दी से। कौन कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है कि संपदा जो है कुलीन वर्ग के लिए, संपदा पादरी के लिए, संपदा बड़े व्यापारी और किसान के लिए। निम्नलिखित में से सही कोड को चुनना है, जल्दी से चुन के बताइए। संपदा कुलीनता के लिए नहीं था, संपदा पादरियों के लिए नहीं, संपदा जो था बड़े व्यापारी और किसान। बिल्कुल, तो इसका जो सही हो जाएगा, केवल 3 सही है, पहला और दूसरा क्या है, गलत है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, आप लोग जरूर जुड़ें, सब लोग जुड़ जाइए। चलिए, फ्रांस में सामंती व्यवस्था के समय कर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था था उसमें जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। आपको इसका आंसर करना है कि तीसरी संपत्ति के सभी सदस्य को राज्य को प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था, जिसे टेलल कहा जाता था। किसानों को चर्च का कर भी देना पड़ता था, जिसे दशमांश कहा जाता था। उपरोक्त में से सही कथन को चुनना है, केवल एक और दो दोनों, केवल 2, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर कीजिए इसको। किसान को जो कर दिया जाता था उसको टेले कहा जाता था, टेले। और जो अगले को दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, दशमांश। दशमांश बोला जाता था किसको, तीसरी संपदा के लोग जो डायरेक्ट कर देते थे। इसका दोनों का दोनों गलत हो गया। किसान को चर्च को जो कर देना पड़ता था उसे टेले कहा जाता था, और जो प्रत्यक्ष कर देना पड़ता था उसको दशमांश कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था, दशमांश। चलिए, तो इसका दोनों का दोनों क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए और इसका आंसर कीजिए। फ्रांस में 18वीं सदी में निर्वाह संकट के पीछे निम्नलिखित में से मुख्य कारण कौन सा है?
बार बार सैन्य टकराव, श्रमिकों के लिए कम वेतन वेतन तय करना और फ्रांस में गृह युद्ध, उपरोक्त में से कोई कोई नहीं। जब निर्वाह संकट, कहां पर? फ्रांस में जो निर्वाह संकट हुआ, मतलब क्या? जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। उसी के बारे में कौन सा कारण जो है मुख्य कारण है, बताइए जल्दी से। अब आप बताइए कि जो लेबर काम करेगा उसका वेतन कम देगा तो उसके लिए जीना संभव है? बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करनी है? उसके लिए क्या हो जाएगा? उसका जो पैसा, उसको जो इनकम मिलना चाहिए, जो काम का वेजेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। उसको क्या हो गया? उस पर संकट आ गया, उनके निर्वाह पर संकट आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा? श्रमिकों के लिए कम वेतन तय करना, जिस कारण से निर्वाह संकट आ गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में के पुराने शासन में लीवर शब्द दर्शाता है चर्च में विशेष कार्यों के में निवेश व्यक्ति को का समूह, कर सीधे राज्य को भुगतान किया जाना, फ्रांस में मुद्रा की इकाई, कृषि उपज उपज पर चर्च द्वारा लगाए जाने वाला कर। इसका बताइए जल्दी से, इसका बताइए जल्दी से। जो लीवर शब्द का प्रयोग किया जाता था, लीवर, कहां पर? फ्रांस में। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये जो था एक फ्रांस के मुद्रा की इकाई थी, लीवर। लीवर क्या है? फ्रांस के मुद्रा की इकाई। कुल क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर। ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? देखिए तो, कीजिए ना। अब दिख रहा है। चलिए, तो इसका आंसर जी गौ हो जाएगा या सी हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने अपनी संपत्ति विदेशी व्यापार के माध्यम से अर्जित की। उन्होंने जन्म और सामाजिक वर्ग के आधार पर विशेषाधिकारों के विचार का समर्थन किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए जल्दी से इसका। इसका आंसर कीजिए। उन्होंने जो अपनी संपत्ति विदेशी व्यापार के माध्यम से सही की, से अर्जित किया, ये सही है। लेकिन क्या है, वो दूसरा गलत है, क्योंकि उन्होंने समाज, जन्म और सामाजिक वर्ग के आधार पर विशेषाधिकारों के विचार का समर्थन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मध्य वर्ग इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जॉन लॉक दैवीय सिद्धांत और राजा के पूर्ण अधिकार को नकारते थे। रूसो लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का के स्वरूप का समर्थन करता है। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए। देखिए जॉन लॉक क्या बोला, रूसो क्या बोला, किसके बारे में? फ्रांसीसी जो दार्शनिक है जॉन लॉक और रूसो, वो क्या बोले, वो दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर।
हम्म, बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कोई नहीं है। तो इसका सही, गलत आंसर पूछ रहा था तो दोनों क्या हो जाएगा, सही है, तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांस में 18वीं शताब्दी में दार्शनिकों और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। मोंटेस्क्यू, कानून कार्य पुस्तक की भावना, जीन जैक्स रूसो, सरकार के दो ग्रंथ। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है 10 नंबर का। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो कानून व्यवस्था का ये किया गया था, इसमें सरकार के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में वर्णन है। लेकिन जीन जैक्स जो है रूसो के द्वारा नहीं लिखा गया था। दैवीय सिद्धांत का जो ये किया था, कौन किया था बताइए? जॉन लॉक। किसके द्वारा? जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर 10 का क्या हो जाएगा बताइए? दस का हो जाएगा ए। केवल एक सही है, बाकी दूसरा क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रांस में 18वीं शताब्दी की प्रसिद्ध पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ लॉज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण और विभाजन की वकालत करता है। पुस्तक द्वारा प्रस्तावित मॉडल 18वीं सदी में ब्रिटेन में लागू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक दो, दो तीन, एक तीन, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से आंसर इसका। ये बिल्कुल सही, मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण और विभाजन की वकालत करता है। पुस्तक द्वारा प्रस्तावित मॉडल यूएसए में, ब्रिटेन में नहीं, यूएसए में जो 13 उपनिवेश था, उसी को क्या करने के लिए? एकत्रित करने के लिए किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो। तो हमारे ऑप्शन में कहां पर है? ए में है। कहां पर है? ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में पुराने शासन के स्टेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेट जनरल में तीनों संपत्ति का एक प्रतिनिधि होता था। स्टेट जनरल एक प्रशासनिक निकाय है। उनके पास नए करों पर प्रस्ताव निर्णय लेने की शक्ति है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, और उपरोक्त सभी। स्टेट जनरल, जो फ्रांस का पुराना शासन था उसमें स्टेट जनरल भी होता था, उसी के बारे में पूछ रहा है। आप लोग को आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिए।
12 का आंसर कीजिए सब लोग, आराम से पढ़ना। ये एनसीईआरटी समझ के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए होता है, इसलिए आप लोग समझिए पहले क्वेश्चन को। आप लोग को टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप लोग समझ के इसका आंसर करें। निर्णय लेने की शक्ति जो थी वो सीधा राजा के पास होता था। किसका पास? किसके पास? राजा के पास। स्टेट जनरल के पास नहीं होता था। तो 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन तीसरा क्या है? गलत है। तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 18वीं सदी में फ्रांस में निम्नलिखित राजनीतिक घटना को व्यवस्थित क्रम में उनके काल क्रम के अनुसार बताएं। तीसरा, स्टेट नेशनल असेंबली बनाता है। राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान बनाया जाता है। नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना। फ्रांस का एक गणतंत्र बनना। बताइए जल्दी से, एक सीरीज में सताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। सत्रह सौ 92-93 में एक ये गणतंत्र बना। 1804 में ये सम्राट बना। कौन? नेपोलियन। और 1791 ईस्वी में संविधान बनाया गया। अब आप लोग को आंसर करना है इसका क्या होगा। और 1789 में स्टेट जनरल का हुआ। तो अब आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, कौन हो जाएगा बताइए जल्दी से। 1 2 4 3। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, क्लास 9th का। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांस में क्रांति फैलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रांस में जो क्रांति फैला उसके संबंध में जो कथन दिया हुआ उस पर विचार करना है। आप लोग बताइए। तृतीय संप्रदाय के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसियों का प्रतिनिधि मानते थे। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करना चाहते थे जो सम्राट को उखाड़ फेंके। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? केवल 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर करना है इसका। बिल्कुल, तृतीय संप्रदाय के प्रतिनिधि स्वयं को क्या करते थे? इसका पूछ रहा है गलत कौन है बताइए। पहला तो सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करना चाहते थे उस सम्राट को उखाड़ फेंके? बिल्कुल नहीं। यही सब चीज देखिए ऐसे ही फंसाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। हम लोग हमारे चैनल से आपको ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलेगा जो आपको अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं। हमारा चैनल वैसे चीज का सपोर्ट करता है जो आपके लिए अच्छा हो। तो आप लोग जितने से जितने संख्या में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर क्या? गलत पूछ रहा है तो दूसरा गलत है, पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी की पुरानी शासन व्यवस्था में परवल विद्रोह के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए?
राजा ने राष्ट्रीय सभा को मान्यता दी। राजा संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे। दायित्वों की सामंती व्यवस्था और कर। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? 1 2 2 3 1 3 उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसका सही आंसर। जो पुरानी व्यवस्था पर जो विद्रोह हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए बताइए जल्दी से। 15 का राजा राष्ट्रीय सभा को मान्यता दे दिया, बिल्कुल सही। संविधान के प्रति उत्तरदायी हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन सामंती व्यवस्था पर सीमाएं और कर लगाना राजा का काम नहीं रहा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? सही होगा। तीसरा गलत। हमारे द्वारा ऐसा चीज कभी आपके सामने नहीं परोसा जाएगा, कभी भी जो आपको सुनने में अच्छा लगे नहीं। हम वैसे चीज को लाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो और आपके हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। आप जब एग्जाम देंगे तो जरूर एक बार देखेंगे। फ्रांस में क्या फ्रांस में नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का मसौदा पूरा किया। इसकी विशेषता क्या है? यह सम्राट की शक्तियों को उखाड़ कर खत्म कर देता है। फ्रांस एक संवैधानिक गणराज्य बन गया। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ शक्तियों का पृथक्करण हो गया। नीचे दिए गए कथन में सही को चुनना है। केवल 1 2, केवल 3, 1 3, 2 3। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। आराम से पढ़िए, आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ये सही है और ये दोनों गलत है। सम्राट की शक्ति को खत्म नहीं किया पूर्ण रूप से और संवैधानिक गणराज्य भी नहीं बना उस समय। तो क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1791 के संविधान के तहत राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान ने राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि सीधे चुने जाते थे। सीमित नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? 2 और 3, 1 2, केवल 3, केवल 2। बताइए जल्दी से। संविधान ने राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है? नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि सीधे नहीं चुने जाते थे, बिल्कुल गलत। तीसरा क्या है कि सीमित नागरिकों को मतदान का अधिकार था, ये सही। तो गलत जो है केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार माना गया? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर कीजिए। इसी से आप समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय, नेचुरल राइट्स। आपको पता होगा, आप लोग जब संविधान पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सारे पर लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। जैकोबियन क्लब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैकोबियन क्लब के सदस्य समाज के सभी वर्ग शामिल थे। मैक्समिलियन
रोबोस्पियर जैकोबियन क्लब के नेता थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां सभी पुरुषों को उनकी संपत्ति की परवाह किए बिना वोट का अधिकार दिलाने में मदद करती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। सभी वर्ग के लोग नहीं, वैसे वर्ग जहां के लोग कम विकसित थे, थोड़ा सा कम डेवलप थे, वैसे लोग जरूर आते थे। सभी वर्ग के लोग नहीं आते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, जो कि गौ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ना है। महिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांसीसी क्रांति में भागीदारी। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम थी। वे 1791 में संविधान द्वारा किए गए परिवर्तनों से खुश हैं। सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब उनके हितों पर चर्चा और आवाज उठाने की दिशा में काम करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, 1 2 1 3 2 3, बताइए जल्दी से। गलत कौन कौन सा है, बताना है जल्दी से। महिला की भागीदारी शुरुआत से ही थी, अधिकतम थी, मिनिमम नहीं थी। और वे संविधान द्वारा परिवर्तन जो किया गया था तो वो निराश थी। क्यों, क्योंकि महिला को निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया। किसमें, संविधान में महिला को निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया, इसलिए महिला क्या थी, नाखुश थी। तो आप बताइए इसका सही आंसर, अब आप समझ गए होइएगा कि डी। इसका जो गलत कौन कौन है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति ओलंपे डी गॉजेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने महिलाओं को बुनियादी अधिकार से वंचित करने के लिए संविधान और पुरुषों और नागरिकों के अधिकार के घोषणा का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर महिलाओं के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। 1793 में महिला और नागरिकों को अधिकार की घोषणा लिखी गई। उपरोक्त में से कौन सा सही है, 1 2 2 3 1 3 और सभी। आपको बताना है कि कौन कौन सही है। इसका फ्रांसीसी क्रांतिकारी ओलंपे डी गॉजेस के बारे में, उन्होंने महिला के बुनियादी अधिकार से वंचित करने के लिए संविधान और पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा का विरोध किया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। उन्होंने मांग की गिरफ्तार या हिरासत में ले जाने पर महिलाओं के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, ये गलत है। और ये तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथियों की विचारधारा की विशेषता है। सरकार जो समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती हो। उन्होंने जमींदारों को विशेषाधिकार देने का विरोध किया। वे निजी संपत्ति के अस्तित्व के विरुद्ध थे। नीचे दिए गए में सही कोड चुने, केवल 1 2 3 1 2 केवल 2। कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में ये पूछ रहा है, आप लोग को सोच के आंसर करना है। वे निजी संपत्ति के अस्तित्व के विरुद्ध नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। और क्या है, सरकार जो नहीं, वे जमींदार के पास जो विशेषाधिकार था उसी के वो विरोध में थे। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी की शुरुआत में रूस में समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रूस औद्योगिक उत्पादों का प्रमुख निर्यातक था। लगभग आधी आबादी श्रमिक और कारीगर थे। उपरोक्त में से कौन सा गलत है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोनों का दोनों गलत है। दोनों का दोनों क्या है? औद्योगिक उत्पाद का प्रमुख उत्पादक नहीं था, ये निर्यातक नहीं था। औद्योगिक उत्पाद का प्रमुख निर्यातक इंग्लैंड था। और कहां पर? औद्योगिक क्रांति के कारण। तो ये गलत। लगभग आधी आबादी श्रमिक और कारीगर नहीं थे, यहाँ के किसान थे। क्या थे? किसान। और रूस नहीं था, ये ब्रिटेन था। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? दोनों का दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रूसी किसान यूरोपीय किसान से किस प्रकार अलग थे? फ्रांसीसी किसान कुलीन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते थे, जबकि रूसी किसान आमतौर पर सम्मान दिखाते थे। कभी कभी वे उनके लिए लड़ते भी थे। रूसी किसान ने समय समय पर अपनी जमीनें एकत्रित की और उनके कम्यून को उसके अनुसार विभाजित किया गया, जबकि फ्रेंच में ऐसी कोई विशेषता मौजूद नहीं थी। कौन है? गुड इवनिंग अखिल मैथ्स। चलिए केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से। गुड इवनिंग अखिल जी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। ये गलत है। दूसरा का है क्या है? सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रूस में कुछ समाजवादियों ने समय समय पर भूमि को विभाजित करने की प्रथा के विचार को क्यों बढ़ावा दिया? कुछ लोगों के हाथ में धन का केंद्रीयकरण होने से बचे। उन्हें लगा कि यह अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से समाजवादी बन सकता है। बिल्कुल आप लोग जुड़िए, सब लोग जुड़िए। हम एक बात बता रहे हैं कि हमारे चैनल से कोई भी ऐसा बात आप लोग को बिल्कुल नहीं बताया जाएगा जो आपको सुनने में अच्छा लगे। जैसा कि बताया जाता है लोगों के द्वारा, हमारे चैनल पर से जो आप लोग को सुनने को मिलेगा वही चीज मिलेगा जिससे कि आपके एग्जाम में आपको फायदा मिले। तो इसका ध्यान रख के आप लोग जरूर जुड़ें, जिससे कि हम लोग को भी ये लगे। अब देखिए क्या है, उन्हें लगा कि इससे समाजवादी देश का आदर्श स्वरूप बनेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही। उन्हें लगा कि यह अन्य देश की तुलना में अधिक तेजी से समाजवादी बन सकता है, इसीलिए समाजवादी समय समय पर भूमि उपजाऊ के प्रथा को बढ़ावा दिए थे। क्लियर हो गया? चलिए पूरा एनसीईआरटी सीरीज आपको मिलेगा एक एक सब्जेक्ट का। सोशल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और रूस में डेमोक्रेट्स पार्टी, वर्कर्स पार्टी और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन 1898 में हुआ। जबकि रिवोल्यूशनरी, बैठ जाओ उसी मंदिर में बैठ। रिवोल्यूशनरी पार्टी का 1900 ईस्वी में गठन हुआ। और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने रईसों की भूमि को किसानों में हस्तांतरित करने के लिए के विचार का समर्थन किया, जबकि सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ने इसका विरोध किया। उपरोक्त में से सही कथन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर 27 नंबर का। दोनों का दोनों सही है, तो एक और दो दोनों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 की रूस की
क्रांति की कारण बनी। विभिन्न समूहों द्वारा संविधान की मांग, श्रमिकों को आर्थिक कठिनाई, खूनी रविवार की घटना। नीचे दिए गए में से सही कोड बताना है, केवल 1 2, 2 3, 1 3 उपरोक्त सभी। कौन कौन सा घटना रिस्पॉन्सिबल था आपको बताना है जल्दी से। रूसी क्रांति के लिए 1905 में जो हुआ था, तो मेरे समझ से तीनों घटना रिस्पॉन्सिबल है, तीनों का तीनों घटना रिस्पॉन्सिबल है। अखिल जी आप कहां से हैं? अखिल मैथ्स आप कहां से हैं? प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? अन्य देशों की तुलना में रूसी पक्ष का क्षति बहुत ज्यादा हुआ। देश और सहयोगी देशों के भीतर उच्च मांग के कारण आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला। यह रूस में शरणार्थी समस्या पैदा करता है। अनाज और अनावश्यक वस्तुओं की कमी। नीचे दिए गए में से सही कोड का चयन करना है, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। दूसरा गलत है, जबकि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर गौ हो जाएगा। औरैया यूपी, बहुत अच्छा। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, हमारे टीम के द्वारा आपको व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दिया जा रहा है। 9 नंबर लिख दीजिए, 9525 25648181। आपको मैसेज कर दिया गया, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाइए, जिससे कि और फायदा हो आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेनिन की अप्रैल थीसिस की मांगे थी? किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाएगी, वयस्क मताधिकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध बंद होना, नया संविधान बनाना। निम्नलिखित में से सही कौन सा है? बताइए जल्दी से। 1 3 4, 2 3 5, 1 2 4 उपरोक्त सभी। आपको मैसेज कर दिया गया है नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बताइए जल्दी से 30 का आंसर। 1 3 और 4। थैंक यू, आप जुड़ जाइए। 1 3 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसानों को भूमि हस्तांतरित करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और युद्ध बंद होना। अप्रैल थीसिस लेनिन का जो था उसमें लिखा हुआ था। तो 1 3 और 4 कोर पॉइंट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन। रूस में अक्टूबर 1917 में जो क्रांति के बाद कौन सा परिवर्तन किया गया? अधिकांश बैंक और उद्योग का राष्ट्रीयकरण, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, कई राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते थे, बड़े घरों का विभाजन शुरू कर दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 2 3, 3 4, 1 2 4 उपरोक्त सभी। सबको आंसर करना है समझ के, धीरे से पढ़ के आंसर करना है, जो कि आपके लिए अच्छा हो। जल्दी से बताइए। ये तो कर किया ही किया गया था। 1 2 और 4, तीसरा नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक सरकार के समाजवादी मॉडल की विशेषता क्या है? पंचवर्षीय विकेंद्रीकृत योजना का मॉडल पेश किया गया, श्रमिकों के लिए बेहतर परिस्थिति, श्रमिकों और किसानों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था, सस्ती सार्वजनिक देखभाल प्रणाली। आपको बताना है कि कौन सा सही है। 32 का।
3 और 4 सही है, ये 3 और 4, बाकी पहला क्या है, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जर्मनी में नाजीवाद का विकास को बढ़ावा दिया? वर्साय की संधि, वाइमर गणराज्य की विफलता और राजनीतिक कट्टरता और आर्थिक संकट। जर्मनी में जो नाजीवाद को बढ़ावा मिला उसमें किस किस का रोल था? वर्साय की संधि, वाइमर पर गणराज्य की विफलता, राजनीतिक कट्टरवाद और आर्थिक संकट। ये तीनों का तीनों क्या है, इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस्तर और जावा में वनों के औपनिवेशिक प्रबंध के बीच क्या समानताएं हैं? रेलवे पटरियों के लिए स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग, वनवासियों को प्रथागत अधिकार से वंचित झूम खेती की अनुमति देना, वन विभाग को निशुल्क श्रम। कौन सा सही है? बस्तर और जावा। जावा आपको पता है इंडिया, ये इंडोनेशिया में है और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। दोनों में क्या समानता है औपनिवेशिक प्रबंधन के दौरान? तो बताना है इसका आंसर 34 का। पहला, दूसरा और चौथा सही है। झूम खेती का अनुमति नहीं दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक बड़ा प्रभाव झूम खेती की प्रथा पर पड़ा। इसके कई स्थानीय नाम हैं, निम्नलिखित में से उनके क्षेत्र और उसके स्थानीय नाम पर विचार करना है। दक्षिण पूर्वी एशिया मक्के का खेत, अफ्रीका चिटमैनी वसा, मध्य अमेरिका का सफेद, श्रीलंका का स्थानीय नाम। ये तो क्वेश्चन एरर लग रहा है, ये क्वेश्चन एरर है। नेक्स्ट डे हम इसको ये करेंगे। औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में परिवर्तन में किस समूह के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? स्थानांतरण कृषक, बागान मालिक, खाना बदोश एवं चरवाहा समुदाय, लकड़ी उत्पादन का व्यापार करने वाली फर्में, शिकार में लगे ब्रिटिश अधिकारी। वन प्रबंधन का किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? बताइए। 1 2 4 3, 1 3 3 4 5, 1 2 4। एक और 3, इन लोगों पर काफी, स्थानांतरण कृषक और खाना बदोश एवं चरवाहा समुदाय पर बहुत बुरा असर पड़ा, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1880 और 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में वन क्षेत्र में 9.7 मिलियन हेक्टेयर में गिरावट आई, जो 108 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 98.9 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इस गिरावट के लिए कौन कौन सा कारक जिम्मेदार है? कृषि का विस्तार, रेलवे, चाय कॉफी के बागान, जहाज निर्माण, आदिवासी एवं अन्य किसान उपयोगकर्ता, व्यवसायी। निम्नलिखित में से सही कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो वन में कटौती हुआ उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए जल्दी से। सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिक वानिकी और वनों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन विभाग द्वारा नियंत्रित पेड़ों को काटने की एक प्रणाली जिसमें पुराने पेड़ों को काटा जाता है और नए पेड़ लगाए जाते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है। ग्रामीणों को निजी उपयोग के लिए आरक्षित वनों से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? वैज्ञानिक वानिकी और वनों के प्रकार के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इसमें दोनों का दोनों सही है। इसमें क्या है? दोनों का दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित करना है। सारावाक, बटाविया, कुआलालंपुर, बोर्नियो। सही कोड को चुनना है दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मेरा ऐसा विश्वास है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करेंगे अच्छे से देखकर।
और एनसीईआरटी सीरीज लगातार चलते रहेगा। प्रभात आईएएस एकेडमी के बैनर के तले आप लोगों को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने दोस्तों से भी करवाना है जितना से जितना हो सके। कल एक सीरीज और आएगा, क्लास 9th का खत्म हो जाएगा हिस्ट्री। अब आपसे मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आवाज नहीं जा रहा, अब आवाज जा रही है। अब आवाज जा रही है आपको, अब आवाज जा रही होगी आप लोग को, आवाज जा रही है। अब कोई यस कीजिए, आवाज जा रहा है। चलिए, बस्तर क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बस्तर पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान है और इसके दक्षिण में गोदावरी नदी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। मारिया और मुड़िया गोंड स्थानीय समुदाय है, यहां पर रहता है। आवाज जा रही है अब आवाज जा रही है। ओके ओके, जोश स्टडी न्यूज, इसका आंसर कीजिए सब लोग। इसका जो देखिए, इंद्रावती नदी जो है यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ये सही है। बाकी बस्तर पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान नहीं है, नीचे की तरफ है छत्तीसगढ़ का मैदान, बीच में बस्तर का मैदान है। अब देखिए, और दक्षिण में गोदावरी का मैदान नहीं है। कृष्णा गोदावरी का अलग डेल्टा ही है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा ही अलग है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में अलग होगा। और मारिया और मुड़िया गोंड ये स्थानीय समुदाय नहीं है। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो इसका जो गलत, ये इसका गलत कथन कौन है, पूछ रहा है कि गलत कौन है। तो देखिए, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है।
केवल दूसरा गलत है। इसका 41 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? औपनिवेशिक सरकार में वन ग्रामों के बारे में बताना है। वन का जो ग्राम था, कौन औपनिवेशिक सरकार में वन ग्राम के बारे में आपको आंसर करना है। वे गांव जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे गांव जो सरकार द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में बसाए गए हैं, वे गांव जिन्हें इस शर्त पर आरक्षित वनों में रहने की अनुमति दी गई है कि वे सरकार के लिए निःशुल्क काम करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। वन गांव, औपनिवेशिक सरकार में वन गांव किसको कहते हैं? इसका आंसर कीजिए जल्दी से। सुचिता, बीच में आप गायब हो जाते हैं। रेगुलर रहिए क्लास में, अच्छा रहेगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा? वैसे गांव जिन्हें इस शर्त पर आरक्षित वनों में रहने की अनुमति दी जा गई कि वे सरकार के लिए निःशुल्क काम करेंगे, वैसे गांव को वन ग्राम बोला जाता है। जो सरकार को निःशुल्क काम करके देगा। नेट खत्म हो जाता है। क्या करते हैं कि नेट खत्म हो जाता है आपका। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कल से 3 से 5 हो जाएगा। कल से जो क्लास होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी गांव द्वारा विद्रोह के पीछे क्या कारण था? आधे वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया गया, झूम खेती पर प्रतिबंध, कोई भी ग्राम आरक्षित में रहने की अनुमति नहीं देता, वन भूमि पर लगान में वृद्धि और मुक्त श्रम और सामान की लगातार मांग। नीचे दिए गए कोड में से सही चुने। केवल 1 2 3 2 4 2 3 4 उपरोक्त सभी। ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है जिसमें कि बस्तर है, वहां पर जो विद्रोह किए थे आदिवासी लोग, उसका कारण क्या है? आप लोग एक बार पढ़ के आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। इसका जो आरक्षित वन घोषित, आधे वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है, इससे कोई मतलब नहीं था विद्रोह का। और कोई भी ग्राम आरक्षित में रहने की अनुमति नहीं देता, इससे भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन झूम खेती पर जो प्रतिबंध लगाया और भूमि लगान में वृद्धि और मुफ्त श्रम और सामान की जो लगातार मांग की गई, जिस वजह से आदिवासी लोग क्या करने पर उतारू हो गए? विद्रोह करने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 4। जावा का कलांग समुदाय प्रतिनिधि करता है कुशल बढ़ई, ऑर्टेशियन, कुशल वन काटने वाला, शिकारी। जावा जो है इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। वहां पर कौन सा है? कलांग ट्राइब्स जो है, कलांग समुदाय किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है इसका आंसर। हल्का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए। यहां के लोग वन काटने में निपुण थे। यहां के जो आदिवासी थे वन काटने में निपुण थे, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा कुशल वन काटने वाला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुशल वन काटने वाला। डच द्वारा जावा में ब्लांडो गिएस्टॉन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डच, आप लोग नीदरलैंड का नाम सुने होइएगा, वहां का ही एक डच है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि ग्रामीणों द्वारा लकड़ी के सामूहिक खेती का एक प्रणाली, जावा में श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली मजदूरों की एक प्रणाली, यदि वे काम करते हैं तो किराए में छूट की व्यवस्था,
सामूहिक रूप से निःशुल्क श्रमिक और भैंस उपलब्ध करवाना, लकड़ी की पारंपरिक टिकाऊ खेती की एक प्रणाली। आपको आंसर करना है डावा डच द्वारा जावा में जो है ब्लानडोंग डीएन स्टैंड प्रणाली के बारे में क्या है। आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से कीजिए 45 का। 45 का आंसर कीजिए। यदि वे काम करते हैं तो किराए में छूट की व्यवस्था, सामूहिक रूप से निःशुल्क श्रमिक और भैंस उपलब्ध कराना। इसका जो रियल था यही था कि जो सामूहिक रूप से क्या करते थे, निःशुल्क श्रमिक उपलब्ध और भैंस को उपलब्ध कराना। ब्लानडोंग डीएन स्टैंड प्रणाली में ये डच के द्वारा अपनाया गया था। कहां पर? जावा में। चलिए अगला क्वेश्चन, हिमालय के देहाती खानाबदोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हिमालय में चरवाहे शीत ऋतु में बुग्याल और ग्रीष्म ऋतु में भावर क्षेत्र में बिताते हैं। कह रहा है कि हिमालय का जो देहाती खानाबदोश है उसके बारे में है। तो चरवाहा जो है शीत ऋतु में बुग्याल में और ग्रीष्म ऋतु में भावर क्षेत्र में अपना समय बिताते हैं। भोटिया और किन्नौरी हिमालय के देहाती समुदाय में से हैं। चरवाहों की निरंतर आवाजाही चारागाहों को ठीक होने में मदद करती है, यह उनके प्रयोग को रोकता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? 1 2, केवल 2, 2 3 और 1 2 3। ये सारे समुदाय के बारे में पूछ रहा है। हिमालय में जो देहाती खानाबदोश समुदाय है उसके बारे में आप लोग को एक बार आंसर करना है। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि भोटिया और किन्नौरी हिमालय के देहाती समुदाय में से हैं। बिल्कुल हैं। अब अगला क्या है? चरवाहों की निरंतर आवाजाही चारागाहों को ठीक होने में मदद करती है, यह उनके अति प्रयोग को रोकता है। तो हिमालय के क्षेत्र में जो देहाती खानाबदोश हैं वो बार बार आवाजाही करते हैं, तो ये उनके अति चारागाह को क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा सही। गद्दी और गुज्जर समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कई गुज्जर मूल रूप से जम्मू के थे और गढ़वाल और कुमायूं की पहाड़ियों में चले गए अच्छे चारागाहों की तलाश में। 19वीं सदी में गद्दी मुख्य रूप से भेड़ों के ऊन कतरने पर निर्भर थे, जबकि गुज्जरों की आय का स्रोत मुख्य रूप से दूध और दूध से बने उत्पाद का बिक्री करना। तो उपरोक्त दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। गद्दी और गुज्जर समुदाय, गद्दी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और गुज्जर आपको पता है गुज्जर किस इलाके में? अभी गुड़गांव जिसको बोलते हैं उस इलाके में बहुत ज्यादा गुज्जर लोग निवास करते थे। आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। गद्दी और गुज्जर के बारे में जो दिया गया है उसमें करना है। इसका सही आंसर बताइए। कई गुज्जर मूल रूप से जम्मू कश्मीर के थे और गढ़वाल और कुमायूं की पहाड़ी में चले गए अच्छे चारागाहों के तलाश में। ये सही है, बिल्कुल ये चले गए थे। गद्दी मुख्य रूप से ऊन का काम करते थे, जबकि गुज्जर के आय का स्रोत दूध और दूध से बना उत्पाद है। दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। महाराष्ट्र के धन नगरों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। धौनगर मुख्य रूप से चरवाहे थे, लेकिन कुछ भैंस भी पालते थे। बाजरा अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल थी जहां धनगर रहते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है धनगर। महाराष्ट्र में जो धनगर लोग रहते थे
उन पर विचार करना है कि वो क्या कह रहे हैं। बताइए जल्दी से। धनगर मुख्य रूप से चरवाहे थे और कुछ भैंस भी पालते थे, ये सही है। बाजरा अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल थी जहां धनगर रहते थे, तो दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशु चारकों से संबंधित ढांडी शब्द का सही अर्थ क्या है? यह राजस्थान के चरवाहों की बस्ती है, यह मध्य भारत में चरवाहों की कृषि पद्धति का प्रकार है, चरवाहों की वस्तु विनिमय प्रणाली, पशुपालकों का पशु मेला। आपको इसका आंसर करना है किसके बारे में? ढांडी शब्द, ढांडी के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। आप बताइए इसका आंसर। यह राजस्थान के चरवाहों की बस्ती है ढांडी। ढांडी क्या है? राजस्थान में एक चरवाहों की बस्ती है। सब लोग आंसर कीजिए, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि आप क्या पढ़े हैं। आप लोग जो पढ़े हैं और इसका आंसर करते होइएगा तो आपको समझ में आता होगा कि आपने क्या पढ़ा है और पढ़ना क्या है। हमारे चैनल से आपको ऐसा चीज बिल्कुल नहीं बताया जाएगा जो आपको सुनने में अच्छा लगे। हमारे चैनल से वो चीज बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा हो। आप लोग जितने भी लोग जुड़ते हैं, खुशी की बात है, सब लोग जुड़िए, शेयर भी कीजिए, लेकिन क्लास अटेंड कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का पशुपालक समुदाय नहीं है? ये क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के तहत निम्नलिखित में से किस परिवर्तन ने पशुपालकों के जीवन को प्रभावित किया? चारागाह भूमि को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे राजस्व बढ़ाने के लिए खेती के तहत लाने की आवश्यकता थी। संरक्षित वनों में कुछ प्रथागत चराई का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें आरक्षित वनों के विपरीत आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चराई कर लागू किया गया और चरवाहों को चरागाह पर चरने के लिए प्रत्येक जानवर पर कर देना पड़ता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? औपनिवेशिक शासन के दौरान किस परिवर्तन ने पशुपालक के जीवन को प्रभावित किया? 3 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सही होगा। बताइए। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। कहने का मतलब क्या है कि चारागाह भूमि को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था, जिससे राजस्व बढ़ाने के लिए खेती के तहत लाने की आवश्यकता थी। और तीसरा क्या कर रहा है? चराई कर लागू किया गया और चरवाहों को चरगाहों पर चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स देना होता था। ये गलत था। तो पशुपालन पालक के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को। चलिए 52 नंबर का आंसर कीजिए। वन अधिनियमों के तहत औपनिवेशिक शासन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगलों में चरावाहों का रहना अब परमिट पर निर्भर था, न कि चारे की उपलब्धता पर। देवदार और साल के जंगलों को चरवाहे की पहुंच से बाहर कर दिया गया था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल एक, 2 दोनों, केवल 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। वन अधिनियम के तहत औपनिवेशिक शासन के दौरान जो परिवर्तन लाया गया उसके संदर्भ में आपको बताया गया है और आपको इसका आंसर करना है। जल्दी से कीजिए आंसर।
दोनों का दोनों सही है। कह क्या रहा है कि जंगल में चरवाहों का रहना अब परमिट पर निर्भर था, न कि चारे की उपलब्धता के आधार पर। मतलब जो चरवाहा रहेंगे वो परमिट लेते थे, न कि चारा उपलब्ध है तो वो रहेंगे नहीं। और दूसरा क्या है कि देवदार और साल को क्या कर दिया गया, चरवाहों के पहुंच से बाहर कर दिया गया। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चरवाहों के साथ साथ मोबाइल समुदाय, गांव के कारीगर, व्यापारी को भी अपराधियों की श्रेणी में रखा गया। इन समुदायों से केवल अनुसूचित ग्राम बस्ती में रहने की अपेक्षा की गई थी। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल 1, 1, 2 दोनों, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1871 का जो आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया गया था उसके संदर्भ में ये 2 पॉइंट दिया गया है और इसको आपको पढ़ के आंसर करना है। जल्दी से कीजिए। दोनों का दोनों सही है। चरवाहों के साथ साथ मोबाइल के समुदाय लोगों को, कारीगरों को, व्यापारियों को भी अपराधी की श्रेणी में रखा गया। इन समुदायों से केवल अनुसूचित ग्राम बस्तियों में रहने की अपेक्षा की गई। दोनों का दोनों क्या है, सही है। दोनों का दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। करेमानसाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मसाई जनजाति पर्याप्त वर्षा वन वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में रहती है। मसाई जनजाति 1930 के दशक में आवाजाही पर औपनिवेशिक प्रतिबंधों के कारण आधे से अधिक मसाई मवेशी अपने क्षेत्र में भयंकर बाढ़ के कारण मर गए। ये मसाई जनजाति के बारे में पूछ रहा है। अफ्रीका में एक मसाई जनजाति रहता है। अफ्रीका में ये मसाई जनजाति के लोग रहते हैं, उन्हीं के बारे में कहा रहा है कि मसाई जनजाति पर्याप्त वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। और 1930 के दशक में औपनिवेशिक प्रतिबंध लगा जिसके कारण आधे से अधिक मसाई जो जानवर थे वो मर गए। एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है और कोई सही नहीं है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। दोनों का दोनों क्या है, सही है। आपको एक बार ये क्लास कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये क्लास 9th का है, उसके बाद क्लास 10th का भी एनसीईआरटी आएगा। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। जनजाति जुदुल दक्षिण अफ्रीका, बेडोइन अल्जीरिया, मसाई तंजानिया। ये तीनों जनजाति के बारे में पूछ रहा है कि जुलूद जो है जुलू दक्षिण अफ्रीका में है, बेडोइन अल्जीरिया में है, मसाई तंजानिया में है। ऊपर दिए गए युग में से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। बताइए जल्दी से इसका आंसर। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है, ये सही है। बेडोइन भी अल्जीरिया में है, ये भी सही है। मसाई भी तंजानिया में है, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है। क्लियर हो गया आपका? इसका 1, 2 और 3, जुलू दक्षिण अफ्रीका, बेडोइन अल्जीरिया, मसाई तंजानिया, ये सारे अफ्रीका में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मसाई जनजाति पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अमीर और गरीब मसाई चरवाहों के बीच एक नया अंतर स्थापित किया गया। बुजुर्गों और योद्धाओं के पारंपरिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने जनजातियों के प्रशासन के लिए विभिन्न उप समूहों के प्रमुख नियुक्त किए। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल 1, 1, 2 दोनों, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है 56 का। 1 और 2 दोनों सही है। इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में आधुनिक कृषि के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। खुले खेत गायब हो गए और किसान के प्रथागत अधिकार कमजोर हो गए। अमीर किसानों ने आधुनिक उपकरणों के साथ साथ कृषि उत्पादों का विस्तार किया और शक्तिशाली बनने
के लिए मुनाफा कमाया। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल एक, एक, दो, दो और उपरोक्त में से कोई नहीं है। आपको इसका आंसर करना है 57 का। दोनों के दोनों सही हैं। खुले खेत गायब हो गए, किसान के प्रथागत अधिकार कमजोर हो गए, अमीर और किसानों के बीच आधुनिक उपकरण के साथ साथ कृषि उत्पादन का भी विस्तार और शक्तिशाली बनने के लिए मुनाफा कमाया गया। तो दोनों का दोनों क्या है? सही है। इसमें जो है दोनों का दोनों क्या है? सही है। चलिए, इंग्लैंड में बारों के युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बारों के युग कब इंग्लैंड में भूमि पर दीर्घकालिक निवेश करने और मिट्टी में सुधार के लिए फसल चक्र योजना बनाने के लिए बारों की आवश्यक माना गया। हालांकि गरीब लोगों को बारों में खेती करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें फल इकट्ठा करने और जानवर के शिकार करने की अनुमति थी। बारों में वृद्धि के साथ गरीबों को कृषि मजदूर के रूप में एक स्थिर रोजगार मिला। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? 1, 2, 1, 3, 1, 2 और 3। आपको इसका आंसर करना है बार के संबंध में। ये सब जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोई एग्जाम दीजिएगा ना तो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछेगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर क्लास को जरूर अटेंड करें। हमारे क्लास में रोचकता नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। देखिए इस क्वेश्चन को, इसका पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। भूमि पर दीर्घकालिक निवेश करने और मिट्टी में सुधार के लिए फसल चक्र योजना बनाने के लिए बारों को आवश्यक माना गया। ये सही है। बाकी 2 और 3 क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इंग्लैंड में बाड़ेबंदी के युग के साथ साथ 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी कृषि का विकास हुआ। 18वीं सदी के अंत में अधिकांश भूदृश्य श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में आ गया। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल 1, 1, 2, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए जल्दी से 59 का। दोनों का दोनों सही है। जो कृषि का विकास हुआ, अस्थायी कृषि का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जबकि बाड़ेबंदी का काम कहां? इंग्लैंड में किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं की खेती के क्षेत्र में 50% से अधिक वृद्धि देखी गई। मिसिसिपी नदी के पार महान क्षेत्र एक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। श्वेत अमेरिकी जो पिछले दशकों के दौरान पूर्वी तट से पश्चिमी की ओर चले गए थे, वहां बसने वाले लोग थे जो गेहूं उत्पादन का अभ्यास करते थे। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? कि 1, 2, 2, 3, केवल 1, 1, 2 और 3। आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गेहूं उत्पादन हुआ 19वीं शताब्दी में, उस पर पूछ रहा है। इसमें तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डस्ट बाउल शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1930 के दशक में अमेरिका के महान मैदान में धूल भरी आंधी में वृद्धि हुई थी। कृषि के विस्तार से पारिस्थितिक क्षरण हुआ, जिसके कारण ढीली मिट्टी में वृद्धि हुई।
उपरोक्त दिए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है डस्ट बाउल। दोनों सही है। डस्ट बाउल धूल भरी आंधी को ही बोलते हैं। आप समझ रहे होइएगा इसका आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं उत्पादन में उछाल के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कृषि का मशीनीकरण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस गेहूं का उत्पादन में कटौती, रेलवे का प्रसार, शहरी जनसंख्या में वृद्धि, सरकार का सहयोग। कौन सही है? 1 2 4 5, 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4। जल्दी से आंसर कीजिए। ये सारे के सारे कारण थे जिस कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चाय एक लोकप्रिय अंग्रेजी पेय था जिसके कारण चाय के आयात में जबरदस्त वृद्धि हुई। चाय के बदले वस्त्रों के निर्यात से व्यापार संतुलन हुआ। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था उसके संदर्भ में ये पूछ रहा है। चाय के बदले वस्त्र का नहीं निर्यात होता था, बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन चाय एक अंग्रेजी लोकप्रिय था जिसके कारण चाय के आयात में जबरदस्त वृद्धि हुई। इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा केवल एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आराम से। अफीम के फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन में अफीम की शुरुआत की थी। कुछ प्रकार की दवाइयों में अफीम का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर करना है अफीम का। अब समझ गए कि 16वीं शताब्दी में चीन में अफीम का शुरुआत हुआ था। क्लियर? दूसरा क्या है? कुछ प्रकार की दवाइयों में अफीम का उपयोग होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में। दोनों का दोनों क्या है? सही है। इसका सही क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन। चीन में अफीम व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अफीम का उत्पादन और उपयोग केवल चीन में औषधीय प्रयोजन के लिए किया जाता था। ब्रिटिश से चीन तक अफीम का अवैध व्यापार ने चाय को वित्त पोषित करने में मदद किया। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर करना है। इसका जल्दी से आंसर कीजिए। दोनों का दोनों सही है। चीन में जो था अफीम का जो उत्पादन होता था उससे औषधि बनाने के लिए होता था। और दूसरा क्या कह रहा है कि अफीम का जो अवैध व्यापार हुआ ना तो उससे चाय के व्यापार को वित्त पोषित मतलब कि फाइनेंशियली हेल्प मिला। तो दोनों का दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत से हथकरघा के निर्यात का स्थान रेशम और कपास जैसे कच्चे माल के निर्यात ने ले लिया। इंग्लैंड से निर्मित वस्तु का आयात के कारण भारत के कारीगर उत्पादन में गिरावट आई। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो एक दो कोई नहीं। दोनों का दोनों सही है। 66 का क्या हो जाएगा बताइए? दोनों का दोनों क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय किसान की अफीम की खेती के प्रति अनिच्छा
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? दाल के उत्पादन के स्थान पर अफीम की खेती एक अच्छी भूमियों में की जानी थी। अफीम का उत्पादन एक कठिन प्रक्रिया था और फसल के पोषण में बहुत समय लगता था। अधिकांश कृषकों को लगान देना पड़ता था और जमींदारों से भूमि पट्टे पर लेने पड़ते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 2 1 3 2 3 1 2 और 3, सारा का सारा बताइए जल्दी से। 67 का। मेरे समझ से तीनों का तीनों सही है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, जो लोग देखें जरूर पढ़ें, इसको सुने, कम से कम सुनने से भी याद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में अफीम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गरीब किसान को अफीम उत्पादन करने के लिए जमींदारों के माध्यम से अग्रिम राशि पेशकश की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों और कृषकों से निपटने के लिए अफीम एजेंटों की नियुक्ति की थी। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल एक, 1 2 दोनों, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना है इसका आंसर। 1 और 2 दोनों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। भारत में अफीम उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश क्षेत्र में अफीम उत्पादन में तेजी देखी गई। रियायतों में अफीम की खेती करने वालों को प्राप्त होती थी। ब्रिटिश क्षेत्र में किसानों को के तुलना में अधिक कीमत मिलता था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? केवल 1, 1 2 दोनों, 1 2 और कोई नहीं। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? अफीम का जो उत्पादन हुआ उसके संबंध में जो कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है। आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। इसका दूसरा सही है। पहला क्या है? 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अफीम उत्पादन में तेजी देखी गई, नहीं देखी गई, ये गलत है। दूसरा का ही क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकतांत्रिक क्रांतियों के युग में से पहले कपड़ों की शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कपड़े क्षेत्रीय कोड पर आधारित थे और उस विशेष क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री द्वारा घोषित होते थे। पहनावे को सामाजिक पदानुक्रम या वर्ग की स्थिति द्वारा नियंत्रित किया जाता था। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? केवल 1, 1 2 दोनों, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। 70 का। दोनों का दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में संप चुअड़ी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सभी संप चुअड़ी कानूनों ने सामाजिक रूप से हीन समझे जाने वाले लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। केवल राज परिवार ही इरमिन और फर जैसे महंगे सामग्री पहन सकता था। कपड़ों की जो वस्तुएं एक व्यक्ति प्रतिवर्ष खरीद सकता था उसे आय और सामाजिक रैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। आपको इसका आंसर करना है 71 नंबर का। पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही है। ये कह क्या रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में संप चुअड़ी कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला क्या हो जाएगा बताइए? गलत। दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन फ्रांस में कपड़ों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कपड़ों में प्रयुक्त होने वाले रंग देशभक्त नागरिकों की निशानी थी। कपड़ों की सादगी लोगों के बीच समानता व्यक्त करने के लिए थी। लाल टोपी का प्रयोग क्रांतिकारियों के विचार व्यक्त करने के लिए किया जाता था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? 1 2 3 2 3 1 और 3।
कपड़ों में प्रयुक्त होने वाले रंग देशभक्त नागरिक की निशानी थी। कपड़ों की सादगी लोगों के बीच समानता व्यक्त करने के लिए थी। ये दोनों सही है। लाल टोपी का प्रयोग क्रांतिकारी के विचार को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कपड़ों के में बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कपड़ा अभी भी कमाई में अंतर के साथ साथ संपचुअरी कानून पर निर्भर था। क्रांति के बाद सामाजिक स्तरों के बीच, क्रांति होने के बाद भी सामाजिक स्तर के बीच मतभेद बना रहा, ये कह रहा है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक, दो, दोनों, केवल दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से 73 का। ये तो गलत है। क्रांति के बाद भी सामाजिक स्तर के बीच मतभेद बना रहा, ये सही पॉइंट है। फ्रांसीसी क्रांति में जो कपड़ा में बदलाव आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र से संबंधित नहीं है? एक व्यस्त, चारा, कॉर्सेट, पता नहीं क्या, इसमें ऑप्शन गलत हो गया क्या। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में मताधिकार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए 19वीं सदी में आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान पोशाक सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक, दो, दोनों, केवल दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए 75 का आंसर। लोकतांत्रिक अधिकार के लिए 19वीं सदी में आंदोलन शुरू किया गया, ये सही है। इस आंदोलन के दौरान पोशाक सुधार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। दोनों का दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क संगत पोशाक सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक अमेरिकी महिला पहली पोशाक सुधारक थी जिसने रैशनल नामक पतलून लॉन्च की। रैशनल ड्रेस सोसाइटी की शुरुआत अमेरिका में हुई। और 19वीं सदी में ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? एक, एक, दो, दोनों, केवल दो, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जितना इजीएस्ट वे में, आसान तरीका से एनसीईआरटी को समझाया जा सकता है, उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में लाए हैं, जिससे कि आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए 76 का। केवल एक सही है, दूसरा क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कपड़ों पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पूरे यूरोप में सूती कपड़ा अधिक सुलभ हो गया। कपड़े पहले से हल्के और सरल हो गए। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक, दो, दोनों, केवल दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 77 का आंसर। औद्योगिक क्रांति पर सूती कपड़ा यूरोप में आसानी से उपलब्ध हो गया और कपड़े पहले से हल्के और सरल हो गए। दोनों का दोनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में कपड़ों की शैली में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह परिवर्तन पश्चिमी पोशाक रूपों और मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव का परिणाम था। यह परिवर्तन भारतीयों द्वारा स्वदेशी परंपरा और संस्कृति में कपड़े की शैलियों को फैशन करने के लिए का प्रयास भी था। कपड़ा और वस्त्र राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? एक, दो, तीन, दो, तीन, एक, दो और तीन। बताइए जल्दी से आंसर इसका। तीनों का तीनों सही है। यह परिवर्तन पश्चिमी पोशाक रूपों और मिशनरी गतिविधियों के प्रभाव का परिणाम था। यह परिवर्तन भारतीय द्वारा स्वदेशी परंपरा और संस्कृति में परे कपड़े की शैली को फैशन करने का भी प्रयास था। कपड़ा और वस्त्र राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक बन गए। सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन,
खेल पोलो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पोलो का आविष्कार भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों के द्वारा किया गया था। अन्य खेलों के विपरीत पोलो को उपनिवेशों से ब्रिटेन में निर्यात किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है बताइए जल्दी से। 79 का 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, पश्चिमी शैली के कपड़ों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पश्चिमी भारत के पारसी पश्चिमी शैली के कपड़े अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। पश्चिमी शैली के पहनावे से अधिकतर पुरुष प्रभावित हुए। कई बंगाली नौकरशाह काम पर पश्चिमी पोशाक और घर में पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको बताना है इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सारा का सारा सही है। एक एक कल्चर से भी लेके क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में जाति संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यूरोप के समचुअरो कानून के तहत भारत में भी औपचारिक समचुअरी कानून थे। स्थापित जाति मानदंडों का उल्लंघन करने वाली पोशाक शैलियां ने अक्सर हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं पैदा की। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक और 2 दोनों, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। शरणार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वे त्रावणकोर के तारी निकालने वाले एक समुदाय थे जिसे एक अधीनस्थ जाति माना जाता था। पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षा की गई थी कि ऊंची जाति के सामने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को कभी न ढकने की स्थानीय परंपरा का पालन करें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल एक और 2 दोनों, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। शरणार्थ पहला गलत है, दूसरा सही है। शरणार्थ में क्या नीची जाति के लोगों को अपना ऊपर का, शरीर के ऊपर का हिस्सा खुला रखने के लिए बोला जाता था। इसका ये दूसरा क्या है? सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन और ड्रेस कोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय और यूरोपीय पोशाक पहनने वालों के लिए जूते के सम्मान को सख्त कर दिया था। ब्रिटिश न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत कक्ष में प्रवेश करते समय जूते उतारे जाने चाहिए। उपरोक्त दिए गए कथन में कौन सा सही नहीं है? यही पॉइंट है, सही नहीं है। केवल 1, 2, केवल 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। तो सही नहीं पूछ रहा है तो केवल 1 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चपकन शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे पुरुष के लिए सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय पोशाक माना जाता था। यह एक लंबा बटन वाला कोट था जिसे हिंदू मुस्लिम पोशाक के तत्व थे। चपकन का मॉडल रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाया था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? बताइए जल्दी से। तीनों का तीनों सही है। चपकन का मॉडल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुझाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महिलाओं से सीप की चूड़ियों के बजाय रेशम और कांच की चूड़ियां पहनने का आग्रह किया गया। इस आंदोलन ने खादी के साथ साथ यूरोपीय पोशाक के लिए रास्ता बनाने के साथ साथ कपड़ों की शैली में अस्थायी बदलाव की शुरुआत की। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? 1, 2 और कोई नहीं। जल्दी बताइए स्वदेशी शैली के बारे में।
कोई सही नहीं है, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने महात्मा गांधी के आग्रह वाले मोटे खादी कपड़े को नहीं अपनाया? अंबेडकर, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू। बताइए जल्दी से। महात्मा गांधी बोलते रह गए लेकिन वो कपड़ा नहीं पहने। बाबा साहब अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू, लेकिन कस्तूरबा गांधी अपना ली थी। ये क्या कौन थी? महात्मा गांधी के चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से। कपड़ों के साथ साथ महात्मा गांधी के प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत वापस आने पर गांधी जी पहली बार लुंगी और कुर्ते में दिखे। एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान देने के लिए उन्हें अंतिम दिन तक दक्षिण अफ्रीका में पश्चिमी कपड़े पहनना जारी रखा। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए इसका जल्दी से। दोनों के दोनों गलत हैं, कोई सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्रिकेट का पहला कानून 18वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। मेरीलबॉर्न क्रिकेट क्लब दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, दो और कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। हैम्बलेडॉन पहला क्रिकेट क्लब था। कौन था? हैम्बलेडॉन, जिसको लिख सकते हैं हैम्बलेडॉन पहला क्रिकेट स्टेडियम था। और ये पहला कानून 18वीं सदी में बना था। तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत, तो पहला सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिकेट के संगठन के माध्यम से अंग्रेजी समाज के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। खेलने वाले गरीब लोगों को शौकिया कहा जाता था और अमीर लोगों को पेशेवर कहा जाता था। अमीर लोग को सज्जन कहा जाता था जबकि गरीब लोग को खिलाड़ी कहा जाता था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा। दूसरा सही है, पहला क्या है? गलत है। तो हर चीज का जो भी एनसीईआरटी 9th में है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन किया गया है आप लोग के लिए। अब देखिए क्या करना है। क्रिकेट शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह महिलाओं के लिए उपयुक्त बनाया गया एक जोरदार और प्रतिस्पर्धी गेम था। यह ज्यादातर इंग्लैंड की उच्च वर्ग की महिलाएं थी जो क्रिकेट से जुड़ी थी। और ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक, एक दो, दोनों, केवल दो और उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला तो गलत ही हो गया, दूसरा सही है। क्रिकेट शब्द,
क्रॉकेट शब्द समझ रहे हैं ना, एक अलग यूनिक शब्द है। चलिए, क्रिकेट के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्रिकेट का खेल सबसे पहले इंग्लैंड के कब्जे वाले उपनिवेश में फैला। अक्सर कुलीन श्वेत अधिकारी और उपनिवेश के गैर श्वेत प्रजा के बीच खेलने की एक व्यवस्था की जाती थी। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल एक दो और कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए इसका आप लोग। सब लोग 4 बजे से जुड़ जाया कीजिए, 4 बजे से लाइव क्लास लिया जाता है। पहला सही है, क्रिकेट का खेल सबसे पहले अंग्रेज के कब्जा वाले उपनिवेश में फैला था। लेकिन दूसरा गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में क्रिकेट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला भारतीय क्रिकेट क्लब 18वीं सदी के अंत में स्थापित हुआ। मुंबई क्रिकेट क्लब। 18वीं शताब्दी के दौरान यह खेल ज्यादातर ब्रिटिश सैन्य पुरुषों और सिविल सेवकों द्वारा खेला जाता था। उपरोक्त कथन में कौन सही है ये बताना है। केवल एक, दो, केवल दो और कोई नहीं। पहला गलत है। मुंबई में नहीं था, ये कलकत्ता क्रिकेट क्लब था। कलकत्ता क्रिकेट क्लब। तो पहला गलत और दूसरा सही, तो केवल बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पारसी क्रिकेट टीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट की उत्पत्ति का श्रेय पारसी समुदाय को दिया जाता है। पारसी टीम क्रिकेट के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली पहली भारतीय टीम थी। पहला भारतीय क्रिकेट क्लब बॉम्बे में ओरिएंट क्रिकेट क्लब की स्थापना पारसी समुदाय द्वारा किया गया था। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? तीनों का तीनों सही है। इस कथन में तीनों का तीनों सही है। औपनिवेशिक खेल से संबंधित महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक खेल का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल आवश्यक है। उनका मानना था कि खेल भी शिक्षा का एक रूप है और औपनिवेशिक खेल बहुत प्रभावी थे। उपरोक्त दिए गए कथन में कौन सही है? 94। कोई सही नहीं था। महात्मा गांधी विरोध करते थे औपनिवेशिक खेल का। चलिए आज का लास्ट सेशन, हॉकी खेल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आधुनिक हॉकी ग्रेट ब्रिटेन के पारंपरिक खेल से विकसित हुई है। सिंटी और बैंडी पारंपरिक खेलों के नाम हैं जिनसे हॉकी विकसित हुई। भारत में पहला हॉकी क्लब 18वीं सदी के अंत में स्थापित किया गया। और ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? केवल 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 और 3। जो लोग देखेंगे इसका आंसर आप लोग को खुद कमेंट बॉक्स में जाके करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के सेशन में। कल 3 बजे से लाइव क्लास होगा। सब लोग से उम्मीद है कि सब लोग जुड़ेंगे 3 बजे से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बताने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो करते ही होंगे और शेयर भी करते होंगे। आप लोग से मिलते हैं कल की क्लास में 3 बजे से। थैंक यू।